सुनना। चलो जी, चैप्टर का नाम है सब्शन और गैसों का विनिमय। इंग्लिश में बात करें तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अपन बात करने वाले हैं। देखो, आपने सुना है कि भैया सांस तो लेना जरूरी है। मैंने कहा सांस लेना तो जरूरी है। सांस लेते हैं तो करते क्या है अपन, भैया हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सीओ जो CO2 है उसको छोड़ देते हैं। कहा ठीक बात है। मैंने कहा ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है वो बताइए जी। मेन जो ऑक्सीजन की जो है रिक्वायरमेंट क्या है वो बताइए। भैया वो तो नहीं पता, हम बताते हैं। चलो देखो, आपने खाना खाया, आपने भोजन किया। भोजन की क्या आवश्यकता है भैया, हमें एनर्जी चाहिए इसलिए हमें भोजन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपने भोजन खाया, भोजन को आपने पचाया, साधारण पदार्थों के अंदर उसको तोड़ लिया। ठीक है, ये अपन पहले डाइजेशन वाले चैप्टर पढ़ते थे, वो हटा दिया। साधारण पदार्थों के अंदर भोजन को कन्वर्ट कर लिया हमारे शरीर ने, और साधारण पदार्थ में कन्वर्ट करके उसको कहां भेज दिया, रक्त के अंदर भेज दिया गया। रक्त से वो जो साधारण पदार्थ वो कहां गए, कोशिका के पास में। भैया हमने खाना खाया, कोशिका तक पहुंच भी गया, एनर्जी कहां बनी अभी तक। मैंने कहा अभी एनर्जी बनवाएंगे ना। फिर ये कोशिका में होता क्या है, कोशिका में अब क्या मामला चलेगा वो ध्यान से देखना। कोशिका के अंदर ये साधारण पदार्थ पहुंचे और इन साधारण पदार्थों को तोड़ा जाएगा। कोशिका के अंदर इन साधारण पदार्थों को क्या करेगा, क्या जाएगा, तोड़ा जाएगा। जब अपन साधारण पदार्थों को तोड़ते हैं तो यहां से अपन को क्या प्राप्त होता है, एनर्जी निकलती है और CO2 निकलती है। वापस सुनो ध्यान से, कोशिका के अंदर वो साधारण पदार्थ जब पहुंच जाते हैं तो उनको तोड़ा जाता है, और तोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है, और हमें CO2 प्राप्त होती है वहां से। भैया एनर्जी तो हमारे काम की है, हमने खाना इसीलिए तो खाया था कि हमें एनर्जी मिल जाए। मैंने कहा वो तो आपको मिल गई ना। हाँ, लेकिन CO2 क्या करें, CO2 का क्या करें। तो मैंने कहा CO2 आपके काम की नहीं है, भैया हमारे काम की तो नहीं है, तो क्या करो, इसको बाहर निकाल दो। कहां निकाल दो, वातावरण के अंदर निकाल दो। तो अपने पास में साधारण पदार्थ को जब तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, साथ में CO2 हमारे काम की है नहीं, हम कहां दे देंगे उसको, वातावरण के अंदर उसको छोड़ देंगे। भैया इस रिएक्शन के अंदर बस इतना ही है क्या, ये टूट जाएगा क्या, अपने आप टूट जाएगा क्या, यहाँ का साधारण जो पदार्थ है वो अपने आप टूट जाएंगे क्या, नहीं जी। यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए हमें चीज की जरूरत पड़ेगी। वो चीज क्या है, ऑक्सीजन। साधारण पदार्थ को एनर्जी और CO2 में तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। भैया ऑक्सीजन कहां से आएगी, मैंने कहा वातावरण से ले लेंगे। वातावरण से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन ले ली, जिसकी हमें जरूरत पड़ रही थी इस रिएक्शन के अंदर। और जो CO2 यहां पर बन रही है वो हमारे काम की नहीं है, इसको हमने वातावरण के अंदर छोड़ दिया। अरे रेस्पिरेशन के अंदर यही तो होता है। ठीक है, अपन ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन किस काम आ रही है, साधारण पदार्थ को तोड़ने में काम आ रही है, उसका ऑक्सीडेशन कराने में काम आ रही है। ठीक बात है। चलो, तो ये अपनी जो मोटी मोटी जो अपनी रिएक्शन होती है वो ये वाली है। इसे इसे क्या कहते हैं, सब्शन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्शन कहा जाता है। और जो इस तंत्र के अंदर, जो इस दो तंत्र इसके अंदर काम आता है उसको क्या कहते हैं, सब्शन तंत्र कहते हैं। इसे सब्शन कहते हैं, उस तंत्र को क्या कहेंगे, सब्शन तंत्र कहेंगे। यहां तक कोई बात है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, बहुत आसान बताया। ठीक है, चलो अब अपनी एनसीईआरटी में अलग अलग जीवों के सब्शन अंगों के बारे में बात कर रखी है। जैसे अलग अलग आपके जो फाइलम है उनके बारे में बात की हुई है यहां पर एक पेज के अंदर, तो अपन उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेंगे। सब्शन अंग पोरीफेरा के अंदर डिफ्यूजन से सब्शन हो जाता है, सिलेंट्रेटा के अंदर डिफ्यूजन से हो जाएगा, टीनोफोरा के अंदर तो एब्सेंट है, सब्शन अंग होते ही नहीं है। ठीक है, सब्शन होता ही नहीं है। प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर डिफ्यूजन से, ठीक है, एस्केलेमिन्थेस के अंदर डिफ्यूजन से हो जाएगा, और एनालिडा के अंदर मोइस्ट क्यूटिकल से होगा। आर्थ्रोपोडा के अंदर देखो, आर्थ्रोपोडा के अंदर अलग अलग है। प्रोन्स की बात करें तो गिल से हो जाएगा, क्रैब की बात करें तो बुक गिल से हो जाएगा। इंसेक्ट की बात करें, जैसे इंसेक्ट के अंदर कॉकरोच भी आता है ना, कॉकरोच भी अपन पढ़ेंगे। तो इंसेक्ट के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स, ये अपन कॉकरोच के अंदर भी पढ़ेंगे कि उसके अंदर जो सब्शन है वो ट्रैकियल ट्यूब द्वारा होता है। ठीक है, और उसके अलावा स्कॉर्पियन जो है आपका, उसके अंदर बुक लंग्स होते हैं। तो ये सारे जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है। फिर बात करें मोलस्का फाइलम के अंदर, तो उसके अंदर फेदर लाइक गिल्स होते हैं। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो वहां पर भी गिल्स पाए जाते हैं। फिर बात करें हेमिकोडेटा की, उसके अंदर भी गिल्स द्वारा क्या होता है, सब्शन होता है। फिर आते हैं कोडेटा फाइलम के अंदर। कोडेटा फाइलम के अंदर एक है सब फाइलम है यहाँ पर, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट पाया जाता है, और इनकी मदद से क्या होता है यहाँ पर सब्शन किया जाता है। तो आपको याद रखना है जिनके नाम के आगे कोडेटा कोडेटा आ रहा है, यूरोकोडेटा, ठीक है, सिफेलोकोडेटा, तो इनके अंदर क्या होगा, फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाएगी। फिर फिशेस की बात करें, मछलियों को सबको पता होता है भैया गिल्स पाए जाते हैं इनके अंदर। तो ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के अंदर लंग्स पाए जाएंगे, फेफड़े पाए जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो अब फ्रॉग ऐड कर दिया है सिलेबस के अंदर, तो फ्रॉग के अंदर भी अपन पढ़ेंगे, मेंढक वाली बातें भी अपन पढ़ेंगे डिटेल में।
लेकिन यहां पर भी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि फ्रॉग जो है उसके अंदर लंग्स तो होते ही हैं, फेफड़े तो होते ही हैं, उसके अलावा उसके अंदर त्वचीय श्वसन भी पाया जाता है, त्वचा द्वारा भी वो श्वसन कर सकता है, जिसको इंग्लिश में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर दो प्रकार के रेस्पिरेशन पाए जा सकते हैं, लंग्स फेफड़ों द्वारा भी करता है और वो स्किन द्वारा भी करता है। इसको डिटेल में अपन फ्रॉग वाला जो पोर्शन पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। तो ये सारे जीवों के बारे में बात करनी थी। चैप्टर अपन ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमंस के बारे में वापस आ जाओ। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात करते हैं। ये डायग्राम ध्यान से देखना, और क्या बता रहे हैं डायग्राम ध्यान से देखना। मानव श्वसन तंत्र, देखो स्टार्ट कहां से होता है? बाहर। आपको सबसे पहले बाहर क्या दिख रही है भाई? नाक दिख रहा है। ठीक है, ये दो छेद दिख रहे हैं, क्या है? नोस्ट्रिल है। क्या है? नोस्ट्रिल। तो यहां से आपका श्वसन तंत्र स्टार्ट होता है। पहले सबसे पहले क्या आएगा? नोस्ट्रिल। ठीक है, यहाँ पर देखो नाक, ये क्या है? नोस्ट्रिल। ठीक है, जैसे ही आप नोस्ट्रिल के अंदर देखोगे तो क्या दिखाई देगा? नेजल कैविटी आ जाएगी। क्या है? नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी से मैं आगे जब जाऊंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? फेरिंग्स दिखाई देगा। और एक फेरिंग्स के बारे में एक बात आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि अपन पहले तो अपन पाचन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ लेते थे, लेकिन पाचन और अवशोषण वाला जो चैप्टर है वो तो अब हटा दिया गया है, तो अपन वहां तो नहीं पढ़ते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स क्या होता है? वायु और भोजन का सामान्य पथ है। वायु और भोजन का सामान्य पथ है। भैया कैसे है हम बताते हैं जी। देखो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना। ग्रीन वाला क्या है भाई? नाक से स्टार्ट हुआ है, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद में नेजल कैविटी। ठीक है, और यहां पर देखो जो आपका ऑरेंज कलर वाला है वो मुंह से स्टार्ट हो रहा है, माउथ। माउथ के बाद में बक्कल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों एक बड़े पाइप के अंदर खुल रही हैं। एक पाइप ग्रीन वाला है, एक पाइप ऑरेंज वाला है, और दोनों आकर देखो पिंक वाले पाइप के अंदर खुल रहे हैं। दोनों पाइप पिंक वाले पाइप के अंदर खुल रहे हैं। जो नेजल कैविटी से क्या आएगी? हवा आएगी। सांस ले रहे हो तो वायु जाएगी। और आप खाना खा रहे हो मुंह से तो बक्कल कैविटी से क्या आएगा? खाना आएगा। दोनों कहां आ रहे हैं? एक कॉमन पाइप के अंदर आ रहे हैं, जिसको क्या कहेंगे अपन? फेरिंग्स कहेंगे। ठीक है, इसलिए क्या कहा है कि फेरिंग्स जो वायु और भोजन का सामान्य पथ है, क्योंकि इसके अंदर आपकी नेजल कैविटी वाला जो पाइप है वो भी इसी के अंदर आके खुल जाएगा, और आपकी बक्कल कैविटी वाला पाइप भी इसी के अंदर आके खुल जाता है। फेरिंग्स के बाद में एक वर्ड आता है लैरिंग्स। ठीक है, ये क्या है? लैरिंग्स है। इस लैरिंग्स के बारे में आपको ध्यान से सुनना चाहिए। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, लैरिंग्स को हिंदी में कंठ कहते हैं, कंठ। ठीक है, और इसको साउंड बॉक्स कहते हैं, है ना। साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं? जितनी भी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, आप कुछ बोल पा रहे हो, किसकी वजह से? लैरिंग्स की वजह से। अब आप कहोगे भैया हम तो जीभ की वजह से बोल पा रहे हैं। नहीं, जीभ की वजह से आप उच्चारण कर पा रहे हो, है ना। जितने भी वाइब्रेशन है वो कहां बन रहे हैं? वो आपके लैरिंग्स के अंदर बन रहे हैं। और लैरिंग्स के बारे में आपको एक खास बात और ध्यान होनी चाहिए कि ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है, मतलब कार्टिलेजिस का बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है। ठीक है, चलो तो इसके बारे में आपको एक तो यार कार्टिलेजिनस बॉक्स है, साउंड बॉक्स है। साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है। आप जो भी कोई आवाज निकाल रहे हो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो कहां से? कंठ से निकलती हैं। कहते हैं ना कंठ बहुत सुरीला है, तो कंठ क्या है? ये लैरिंग्स ही है। ठीक है, चलो लैरिंग्स के बाद में क्या आता है जी? बाद में आता है ट्रेकिया। ये देखो जी, यहां पर ये ट्रेकिया आ गया। अब ट्रेकिया जो है वो दो भागों में विभाजित हो रहा है। देखो दो भागों में विभाजित हुआ किसमें? ब्रोंकाई के अंदर विभाजित हुआ। ठीक है, और ये ब्रोंकाई कहां चली जाती है? फिर फेफड़ों के अंदर चली जाती है। क्या है? लंग्स है। और लंग्स के नीचे क्या है जी? यहाँ पर ये डायफ्राम होता है। इसके बारे में अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ये मोटा मोटा आपका क्या है? मानव श्वसन तंत्र है। ठीक है, चलो एक बार अपन वापस इसको मैं रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मानव श्वसन तंत्र की अपन बात कर रहे हैं। यहां पर क्या है? सबसे बाहर क्या है? आपकी नोस्ट्रिल। ठीक है, नोस्ट्रिल के बाद में नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद में कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स के बारे में आपको मेन बात आपको याद रखनी है कि ये वायु और भोजन का सामान्य पथ होता है। उसके बाद में क्या था आपका? लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर क्या है जी? ये कार्टिलेजिनस बॉक्स और साउंड बॉक्स उसको कहा जाता है, जो साउंड प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाके ब्रोंकाई के अंदर विभाजित होता था, और ब्रोंकाई फिर आपके लंग्स के अंदर खुलती, नीचे डायफ्राम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे मेन अपना कहां से स्टार्ट करेंगे? ट्रेकिया से स्टार्ट करेंगे, और ट्रेकिया से क्या क्या सिस्टम होता है वो अपन सारा पढ़ने वाले हैं। ध्यान से जी, इसको ध्यान से देखो। ये लाइनें क्या खींच रखी है भैया? ये क्या लाइनें खींच रखी है आपने? ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पर क्या है जी? आपका ट्रेकिया। बहुत सारी बातें जो है इनमें लिखी हुई हैं, तो ध्यान से सुनना ना, ये फालतू में नहीं खींची हुई लाइन। ठीक है, ये क्या है? ट्रेकिया है। ये ऊपर वाली जो ब्लू वाली लाइन है क्या है? ट्रेकिया है जी। यहाँ पर ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया को हिंदी में कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली कहा जाता है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ट्रेकिया, जो श्वास नली है, वो आगे जाके दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको अपन ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक बात है, कहा था मैंने, कहा था। लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है? वो एग्जाम में ये पूछता है कि आपका जो श्वास नली है, जो ट्रेकिया है,
वो कौन सी पोजीशन पर विभाजित होता है, वो पोजीशन पूछेगा, लोकेशन पूछेगा कि भैया आपको ये बात पता है कि श्वास नली जो है वो दो भागों में विभाजित होगी। आपने कहा कि ठीक है पता है हमें, लेकिन आप हमें बताओ कि वो लोकेशन बताओ कि किस लोकेशन पर विभाजित होगी। भैया लोकेशन कैसे बताते हैं। श्वास नली जो है वो दो भागों में विभाजित होती है, वो दो भागों में विभाजित होती है कौन सी लोकेशन पर, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर। कौन सी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर दो भागों में विभाजित होती है। हिंदी में बात करूं तो पांचवी वक्षीय कशेरुकी, है ना, इंग्लिश में फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा और हिंदी में पांचवी जो आपकी वक्षीय कशेरुका है वहां पर जो है आपकी ये विभाजित होती है। कौन, श्वास नली किसमें विभाजित होती है, प्राथमिक सपसनी के अंदर विभाजित होती है। ब्रोंकाई मैंने आपको बताया, ब्रोंकाई को हिंदी में सपसनी कहते हैं, ठीक है। तो श्वास नली दो भागों में विभाजित होगी, वो दो भाग क्या है, प्राथमिक सपसनी। प्राथमिक सपसनी जो है वो आगे जाके दो भागों में विभाजित होगी, किसमें, द्वितीयक सपसनी के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो द्वितीयक सपसनी है वो आगे जाके दो भागों में विभाजित होगी, किसमें, तृतीयक सपसनी के अंदर, आपकी जो आपकी टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर। अब टर्सरी ब्रोंकाई जो तृतीयक सपसनी है वो आगे जाके दो भागों में विभाजित होगी, किसमें, आपकी प्रारंभिक सपसनिका, सपसनी अलग है, सपसनिका के अंदर, इनिशियल ब्रोंक्यूल कहते हैं इंग्लिश में इसको, इनिशियल ब्रोंक्यूल कहा जाता है, हिंदी में प्रारंभिक सपसनिका। अब जो इनिशियल ब्रोंक्यूल है, प्रारंभिक जो सपसनिका है वो किसमें कन्वर्ट होती है, विभाजित नहीं होती। वो प्रारंभिक जो सपसनिका है वो विभाजित नहीं होती, वो क्या होगी, कन्वर्ट होगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर आगे आगे जाके किसमें वो कन्वर्ट हो जाएगी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, अंतस्थ सपसनिका के अंदर। अंतस्थ सपसनिका जो वो किससे जुड़ा हुआ होता है, वो आपका एल्वियोलर डक्ट से जुड़ा हुआ होता है। किससे, एल्वियोलर डक्ट से, ठीक है, कूपिका की नली से जुड़ा हुआ होता है। और जो कूपिका की जो नली होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, वो कूपिका से जुड़ी हुई होती है, एल्वियोलाई से जुड़ी हुई होती है। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि श्वास नली है जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ट्रेकिया कहते हैं। जो श्वास नली है वो विभाजित होगी, हाँ भैया विभाजित तो होगी। मैंने कहा कितने कितने कौन से लोकेशन है जी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, पांचवी वक्षीय कशेरुकी पर क्या होगा, वो विभाजित होगी। मैंने कहा ठीक बात है, ठीक बात है। किसमें विभाजित होगी, दो क्या, दो भागों में विभाजित होगी। वो दो भाग क्या है, प्राथमिक सपसनी, ठीक है। प्राथमिक जो सपसनी है वो दो भागों में विभाजित होगी, कौन सी, द्वितीयक सपसनी है। द्वितीयक सपसनी जो वो दो भागों में विभाजित होती है, कौन सी, तृतीयक सपसनी। तृतीयक सपसनी दो भागों में विभाजित होती है, कौन सी, प्रारंभिक सपसनी का। और प्रारंभिक सपसनी का जो है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, अंतस्थ सपसनिका के अंदर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर। अंतस्थ सपसनिका जो वो जुड़ी हुई होती है किससे, एल्वियोलर डक्ट से, कूपिका नली से जुड़ी हुई होती है। और जो एल्वियोलर डक्ट है वो आगे जाके किससे जुड़ी होती है, एक बलून जैसी शेप से, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका, कूपिका एल्विलाई से जुड़ी हुई होती है। यहां तक बात है पूरी, आपको सीक्वेंस आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। अब यहां पर होता क्या है, ठीक है, मैंने कहा कि आप जो सांस ले रहे हो ना वो श्वास नली से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, कूपिका के पास में पहुंच जाएगा। कूपिका के पास में पहुंच जाएगा, मतलब आपकी जो एल्विलाई है उनके अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एल्विलाई के अंदर आपकी हवा आई है, तो हवा के साथ में क्या आई है जी, ऑक्सीजन आई है। क्या आई है, ऑक्सीजन। और इस कूपिका के जस्ट नीचे क्या है जी, यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं, ठीक है, कि जो रक्त वाहिका है वो है, ठीक है। अब इस रक्त वाहिका के अंदर देखो, रक्त इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से ये रक्त आ रहा है, ठीक है। ये इधर से कहां से आ रहा है, ये टिश्यूज से आ रहा है। कहां से आ रहा है, टिश्यूज ऑर्गन्स के ये ब्लड आ रहा है, ठीक है। जब टिश्यूज ऑर्गन से ब्लड आ रहा है, कोशिका के पास से ब्लड आ रहा है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कोशिका के अंदर क्या बनती है, एनर्जी बनती है, साथ में क्या बनता है, CO2 बनता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस रक्त के अंदर क्या आ रही होगी, CO2 आ रही होगी। क्योंकि ये कहां से आ रही है, रक्त कहां से आ रहा है, ये रक्त आ रहा है कोशिका टिश्यूज के पास से आ रहा है, तो उसके अंदर क्या है, CO2 है, ठीक बात है। और आपकी कूपिका के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। कूपिका के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहां पर क्या होगा, रक्त का जो CO2 है वो कहां चला जाएगा, आपकी कूपिका के अंदर चला जाएगा। और कूपिका का जो O2 है वो कहां जाएगा, रक्त के अंदर आ जाएगा। यहां से जो रक्त आ रहा था वो कैसा था, CO2 की मात्रा उसमें ज्यादा थी, लेकिन अब रक्त यहां से जो जा रहा है उसके अंदर क्या है, O2 की मात्रा ज्यादा होगी। अब ये जो है ये रक्त कहां जाएगा, ये टिश्यूज के पास में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही कि उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, साधारण पदार्थ को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये ऑक्सीजन यहां से फिर वापस आएगी और वहां से CO2 लेकर वापस आएगी। इस तरह से चक्कर जो चलता रहता है। यहां तक समझ में आया आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा।
नोस्ट्रिल सबसे पहले, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, और फिर इनिशियल ब्रोंकियल आपके प्रारंभिक जो श्वसनिका है वो आ जाएंगी, और फिर आपके टर्मिनल ब्रोंकियल अंतस्थ श्वसनिका वो आ जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आपको एक चीज याद हो जाएगी, क्या याद हो जाएगी, ध्यान से देखना। इसमें आप दो भाग होते हैं, एक होता चालन भाग और एक होता आपका विनिमय भाग। ठीक है, एक आपका चालन भाग है और एक है विनिमय भाग। क्या मतलब है दोनों का, ध्यान से देखना। चालन भागी को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, और जो विनिमय भाग है वो क्या है आपका एक्सचेंजिंग पार्ट। चालन भाग का काम क्या है, चालन भाग का काम क्या है कि ये क्या है आपकी जो वायु है उसको लेके आने का काम है, ठीक है। और विनिमय भाग का काम क्या है, जहां पर क्या होगा ऑक्सीजन और CO2 का क्या होगा आदान प्रदान होगा। अभी दिखाता हूं जी। चालन भाग कितना है, बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिका, ठीक है। बाह्य नासारंध्र मतलब नोस्ट्रल से लेके आपका जो अंतस्थ श्वसनिका जो है वहां तक आपका क्या होता है, चालन भाग होता है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि चालन भाग कहां से कहां तक होता है, तो नोस्ट्रल से लेके और आपका जो आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ये सारा भाग क्या है आपका चालन भाग होता है, ठीक है। चालन भाग के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या फंक्शन होते हैं इसके, हवा में नमी लाना, हवा जो वायु आप सांस ले रहे हो उसके अंदर क्या नमी ला देता है। नमी का मतलब, नमी क्यों लाता है, मैंने कहा कि बाहर गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, बिल्कुल ड्राई एयर है, आप क्या है दोपहर में बाहर निकल गए, ठीक है, तो आप तो निकल गए, आपकी तो चुल थी बाहर निकलने की, ठीक है। शरीर को भी पता है ना कि इसको ये बड़ा होगा, इसको चुल निकलेगी और ये बाहर जाएगा दोपहर के अंदर, तो उसने पहले से इंतजाम कर रखा था। ड्राई एयर जैसे ही आप सांस लेते हो तो वो सूखी हवा जाती है, अगर वो सूखी हवा के अंदर अपन नमी नहीं डालेंगे तो वो क्या है आपके लंग्स जो आपकी एल्विलाई है उनको डैमेज कर सकता है। इसलिए क्या करता है अपनी जो ये चालन भाग है क्या करता है, उस सूखी हवा के अंदर थोड़ी नमी ला देता है ताकि वो डैमेज ना करे, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, तापमान का संतुलन, तापमान को संतुलित करता है। बाहर गए हो, गर्म हवा अंदर आ रही है, अगर वो गर्म हवा अंदर चली गई तो क्या हो एल्विलाई को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। इसलिए क्या करता है अपना शरीर क्या करता है, जो आप हवा ले रहे हो बहुत गर्म गर्म है, लेकिन शरीर के अंदर जैसे वो जाएगी उसको नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर उसको ला दिया जाएगा। और इसका फंक्शन क्या है, हवा का शुद्धिकरण, हवा को जो है प्यूरिफाई कर देता है। बाहर घूम रहे हो, मिट्टी उड़ रही है, पोल्यूशन है जी, क्या क्या होगा वहां पर आपकी जो वायु आप सांस ले रहे हो उसको प्यूरिफाई किया जाएगा। आपके जो नेजल हेयर्स हैं वो भी इसको हेल्प करते हैं इसमें प्यूरिफिकेशन के अंदर, शुद्धिकरण के अंदर। उसके अलावा आपके जो रेस्पिरेटरी जो पथ है, आपका जो श्वसन जो आपका पथ है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर म्यूकस होता है, और वो म्यूकस क्या है, मिट्टी के कण, जो छोटे छोटे कण है, जो पोल्यूशन है उसको अंदर नहीं जाने देता, तो प्यूरिफाई करता है, एयर को जो प्यूरिफाई करने का काम वो करता है। ठीक है, अब बात करें विनिमय भाग की, चालन भाग समझ में आ गया भैया। ये विनिमय भाग क्या बवाल है, देखो ध्यान से, एक्सचेंजिंग पार्ट है। एक्सचेंजिंग पार्ट मतलब एक्सचेंज होंगी चीजें, क्या एक्सचेंज होगा, O2 CO2 का एक्सचेंज होगा जी। तो ये इसमें कौन कौन भाग आता है, एल्वियोलर डक्ट और आपकी जो एल्वियोलाई क्यूपिका नली और आपकी जो कूपिका है ये किसके अंदर आते हैं, ये विनिमय भाग के अंदर आते हैं। यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक विसरण स्थल है। वास्तविक विसरण स्थल का मतलब क्या है कि यहाँ पर विसरण होगा, ये CO2 का आदान प्रदान होगा, CO2 इधर जाएगी और O2 इधर आ जाएगी। तो ये इतना भाग किसका है, ये आपका विसरण भाग है, विनिमय भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा, दो भाग है आपके चालन भाग और एक विनिमय भाग, ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, ट्रेकिया मतलब जो श्वास नली है, ब्रोंकाई मतलब प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, और आपकी इनिशियल ब्रोंकियल मतलब प्रारंभिक श्वसनी का, यहां से लेकर यहां तक इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर पाया जाता है अपूर्ण उपास्थल वलय पाए जाते हैं। अपूर्ण उपास्थल वलय, इंग्लिश में बात करूं तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाती हैं। भैया इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये है कि आपकी जो श्वास नली है, आपकी जो श्वसनी है, जो श्वसनिका है, उनके अंदर क्या है, इस प्रकार की क्या है, रिंग्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, रिंग्स पाई जाती हैं। इस प्रकार की क्या पाई जाती है, रिंग्स पाई जाती हैं। अब इसको अपूर्ण उपास्थल वलय क्यों कहते हैं, उपास्थल का मतलब क्या है कि ये कार्टिलेजेस की बनी हुई है, ये जो रिंग्स बनी हुई है किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है, इसलिए उपास्थल कह दिया इसको, ठीक है। अपूर्ण क्यों कहते हैं, देखो रिंग कैसी होती है, गोल गोल होती है, क्या कैसी होती है, गोल गोल, और ये कैसी है, सी शेप की है ना, आधी है, ये आधी ही है, इसलिए क्या कहा इनको अपूर्ण उपास्थल वलय। इंग्लिश में बात करें तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट मतलब अधूरी है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं किसके अंदर, ट्रेकिया से लेके आपकी जो श्वास नली है वहां से लेके आगे प्रारंभिक श्वसनिका तक इनके अंदर पाई जाती है, ठीक बात है। ये क्यों पाई जाती है आपकी जो श्वास नली के अंदर, ये जो रिंग्स हैं इनकम्प्लीट जो कार्टिलेज रिंग्स हैं, ये क्यों पाई जाती हैं, इसलिए पाई जाती हैं कि आपको जो पाइप है वो कहीं पिचक ना जाए, ठीक है, अब वो पाइप कहीं पिचक ना जाए, तो इसलिए क्या है यहाँ पर ये रिंग्स लगा रखी है ताकि वो पाइप जो पिचके ना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे लंग्स की, बात करेंगे फेफड़ों की बात करते हैं। जो
फेफड़ों की बात करते हैं। ये आपके फेफड़े हैं जी, ये क्या है? फेफड़े हैं, ठीक है। अब फेफड़ों को ध्यान से देखना, इन फेफड़ों पर क्या है? दो मेम्ब्रेन मैंने लगा रखी है, एक बाहर ये मेम्ब्रेन रेड कलर में लगा रखी है और एक ये ब्लू कलर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन है, नाम क्या है जी इनका? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। हिंदी में बात करें तो फुफ्फुस आवरणी झिल्ली। क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरणी झिल्ली। अरे फेफड़ों को हिंदी में क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस। तो फुफ्फुस पर आवरण बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे? फुफ्फुस आवरणी झिल्ली कहेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन इनको कहा जाएगा। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में क्या भरा हुआ है? देखो पिंक पिंक कलर में मैंने भर रखा है, ये जो द्रव भर रखा है ये क्या है? इसको कहेंगे प्लूरल फ्लूइड कहेंगे, फुफ्फुस आवरणी द्रव कहेंगे। क्या काम है इस फुफ्फुस आवरणी द्रव का? ये क्या है? घर्षण को कम कर देता है, फ्रिक्शन जो है इनके बीच में, लंग्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देता है। ठीक बात है, एक बार वापस रिपीट करूंगा मैं। फेफड़े आपके सामने, भैया फेफड़े तो हैं। मैंने कहा कि इस पर क्या है? आपकी झिल्ली लगी हुई है जिसका नाम है फुफ्फुस आवरणी झिल्ली। इंग्लिश में बात करूं तो प्लाज्मा प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक द्रव भरा हुआ है जिसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। हिंदी में बात करूं तो फुफ्फुस आवरणी द्रव, ठीक है। अब इस फ्लूइड का क्या काम है? इस द्रव का क्या काम है? ये घर्षण को कम कर देता है, ठीक है। अब ये जो आपके आपके जो ये फेफड़े हैं ये कहाँ होते हैं? ये जी आपके थोरेसिक चेंबर में होते हैं। कहाँ होते हैं? थोरेसिक चेंबर में होते हैं। ये थोरेसिक चेंबर क्या? ये है जी थोरेसिक चेंबर, ठीक है। इसके अंदर आपके फेफड़े होते हैं, ठीक। अब इसके अंदर, इस जाल के अंदर, इस एक चेंबर के अंदर फेफड़ों को बंद करने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर इस चेंबर के अंदर अपन फेफड़ों को अंदर नहीं डालेंगे तो आपके जो फेफड़े हैं वो कभी भी फट सकते हैं, ठीक है। फेफड़े फट जाएंगे। कल को पता चला कि भाई लड़का जो है इस लड़के को किसने हक कर लिया, टाइट हक कर लिया ना, और पता चला कि उसके तो भाई गुब्बारे फट गए, ठीक है। क्यों? क्यों? इसलिए इसीलिए तो उसको इसके अंदर डाला गया ना। कल पता है ना कि वो शरीर को बनाने वाले को पता है ना कि कल को ये बड़ा होगा, ये टाइट हग करेगा तो इसके फेफड़े जो है वो फट जाएंगे, इसलिए इसको टाइट चेंबर के अंदर बंद कर दिया। हाँ, इसलिए ये करते हैं क्योंकि कहीं अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो वो इजीली बर्स्ट ना हो, फट ना जाए, इसलिए इसको यहाँ पर इनके अंदर इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। देखो अब ध्यान से इस थोरेसिक चेंबर की बात करते हैं। सबसे ऊपरी पर क्या है? ये जी सामने वाली जो हड्डी है आपकी स्टर्नम, ठीक है। ये जो बीच में जो यहाँ पर हड्डी होती है ना, ये बिल्कुल फ्लैट बोन कहते हैं, चपटी बोन है ये, बिल्कुल है ना। सामने जो हड्डी होती है वो क्या है? आपकी स्टर्नम है, ठीक है। साइड में जो आपकी होती है वो क्या होती है? आपकी रिब्स होती है जिनको पसलियां कहते हैं, ठीक है, साइड में, ठीक है। और पीछे क्या होती है? आपकी बैकबोन। सबको पता है भैया पीछे क्या है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। आगे क्या है? आपकी स्टर्नम, ठीक है। और साइड में क्या है? आपकी रिब्स है। पता लग गया ये बात, ठीक है। और इनसे सारे से मिलकर ये एक जाल बनता है, इस जाल के अंदर आपके फेफड़े होते हैं, ठीक है। नीचे क्या है जी? डायफ्राम, ठीक है। अभी डायफ्राम की बात अभी अपन आगे करेंगे, चलो। तो यहां तक समझ में आई बात। अब बात करते हैं अपन कि आप सांस अंदर कैसे लेते हो, आपके अंदर सांस कैसे आता है और बाहर कैसे छोड़ते हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो देखो मैं एक बात बताऊं आपको कि आप बैठे हो, ठीक, कुछ भी नहीं सोच रहा, आपको सांस के बारे में सोचना ही नहीं है, आप बैठे हो, आप नहीं सोच रहे सांस के बारे में, फिर भी सांस आता रहता है ना आपको, फिर भी सांस आता रहता है। आप आपने नहीं सोचा कि मैं सांस ले रहा हूं, फिर भी चलता रहेगा ना सांस। अरे आप सो रहे हो फिर भी सांस चलता रहता है ना। हाँ, क्या रीजन है उसका? आपके अंदर हवा ऐसे आ रही है और बाहर आप छोड़ रहे हो, क्या खेला है ये? अभी समझाते हैं क्या खेला है। आज अंतर श्वसन कैसे होता है, आप अंदर सांस कैसे लेते हो? मैंने कहा कि आपका ऑक्सीजन कहां पर है? एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर है, ठीक है। आपको एक बात पता है कि जो आपकी हवा है, जो वायु है, जो गैस है, वो क्या करेगी? ज्यादा प्रेशर से किधर जाएगी? वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी, ज्यादातर प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, वातावरण के अंदर जितना प्रेशर है, वातावरण के अंदर जितना भी प्रेशर है, उससे कम प्रेशर में इस फेफड़ों के अंदर कम प्रेशर कर दूं तो ये जो है बाहर से अंदर की तरफ हवा जो है आ जाएगी। आप सुनो एक बार ध्यान से। मान लो एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ भी प्रेशर है, वातावरण के अंदर मान लो कुछ भी प्रेशर है, मान लो एक बार कुछ भी है, मैं उस कुछ भी प्रेशर से कम प्रेशर कर दूं, किसके अंदर है? आपके फेफड़ों के अंदर कम प्रेशर कर दूं तो ज्यादा से कम की तरफ आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल भैया आएगा। भैया आपके पास ऐसा क्या साधन है कि आप फेफड़ों के अंदर प्रेशर को कम कर सकते हो? मैंने कहा देखो डायरेक्टली मेरे पास में कोई साधन नहीं है कि मैं डायरेक्टली फेफड़ों के अंदर प्रेशर को कम कर दूं, कोई मेरे पास में साधन नहीं है। तो भैया क्या क्या ऑप्शन आपके पास में? मैंने कहा मैं आपको फेफड़ों से, तो फेफड़ों के अंदर प्रेशर को तो मैं डायरेक्टली कम नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीका है मेरे पास में। भैया क्या तरीका है? एक इक्वेशन है, आपने पढ़ी होगी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। भैया कहाँ आप बायोलॉजी के अंदर ये सारे सिस्टम ले आए? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ध्यान से देखना इजी है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी का क्या मतलब है भाई? इसको सारे को कांस्टेंट है, ये सारा माल मसाला क्या कांस्टेंट, ठीक है। तो P जो है
प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी किसके इनवर्सली, जो डायरेक्टली बोल दिया मैंने, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे क्या है, उल्टे हैं। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं ना, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो प्रेशर कम हो जाएगा। मेरे पास में प्रेशर को कम करने के लिए कोई साधन नहीं था, तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देखो मेरा मेन काम क्या है कि मैं इसके अंदर प्रेशर को कम कर दूं, ठीक है, लेकिन मेरे पास में कोई साधन नहीं कि मैं डायरेक्टली प्रेशर को कम कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, वॉल्यूम बढ़ा दूंगा फेफड़ों के अंदर, प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यार वॉल्यूम आप कैसे बढ़ाओगे, देखो ध्यान से कैसे बढ़ाएंगे वॉल्यूम। मैंने कहा आपको ये डायफ्राम दिख रहा है, यहाँ पे नीचे देखो, ये ग्रीन कलर के अंदर डायफ्राम आपको दिख रहा है, ये दिख तो रहा है। मैंने कहा ये कैसा शेप का है, ये डोम शेप का है, ठीक है, ऐसे डोम शेप का है। मैंने कहा इसको मैं अगर सीधा कर दूं, इस डायफ्राम को अगर मैं सीधा कर दूं, ऐसे सीधा कर दूं इस डायफ्राम को, ये ऐसे है, इस डायफ्राम को अगर मैं ऐसे सीधा कर दूं तो क्या होगा, ये डायफ्राम जो है वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ये डायफ्राम जो है वैसे नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा। और जब ये डायफ्राम जो है ऐसे सीधा हो जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो यहां पर जो है, यहाँ पर जो फेफड़ों का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस डायफ्राम को नीचे ऐसे सीधा कर दूंगा तो ये फेफड़े नीचे की तरफ आएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, आपकी फेफड़ों का क्या हो जाएगा, आयतन जो है, आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है बात है भैया, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन जो है, आपकी हवा जो है वो अंदर आ जाएगी, क्योंकि कम प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपन ने फेफड़ों के अंदर प्रेशर कम कर दिया है। एक तरीका तो ये हो गया। अब डायफ्राम को अपन ने क्या किया, नीचे किया, ठीक है, नीचे किया, तो आपका जो वॉल्यूम है, जो आपका आयतन है, वो कौन से डायरेक्शन में बढ़ा है, आपका वो वॉल्यूम है जो इस डायरेक्शन में बढ़ा है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बढ़ा है। उस डायरेक्शन क्या कहेंगे अपन, एंटेरो पोस्टीरियर कहेंगे। एग्जाम में पूछता है डायफ्राम की वजह से, डायफ्राम की वजह से वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, आपका अग्र पश्च जो अक्ष है उसके अंदर बढ़ता है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर बढ़ता है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैंने कहा कि कुछ मसल्स हैं जिनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं किससे जुड़ी हुई होती हैं, इन आपकी जो रिब्स है ना, जो आपकी पसलियां हैं, इनसे जुड़ी हुई होती हैं। जो आपकी इंटरकोस्टल मसल है वो किससे जुड़ी होती है, पसलियों से जुड़ी हुई होती हैं। अब मैंने कहा कि अपन ने इस तरीके से ऊपर नीचे की तरफ से अपन ने वॉल्यूम बढ़ा लिया, ऊपर नीचे तो अपन ने वॉल्यूम बढ़ा लिया, ठीक है, ऊपर नीचे अपन ने वॉल्यूम बढ़ा लिया, किसकी वजह से, अपने डायफ्राम की वजह से। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, साइड से आगे पीछे से भी वॉल्यूम बढ़ा सकता हूं। ऊपर नीचे मैंने बढ़ा लिया वॉल्यूम, ठीक है, आयतन बढ़ा लिया, आगे पीछे से भी तो मैं आयतन बढ़ा सकता हूं, आगे पीछे से भी। उसके लिए क्या है मेरे पास में, उसके लिए मेरे पास में है कुछ मसल्स हैं, कुछ मसल्स हैं जो इस प्रकार से होती हैं, जो इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। और उन मसल्स की वजह से मैं क्या करूंगा, उन मसल्स को मैं जैसे ही, एक मिनट, उन मसल्स को मैं जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा, देखो आप जैसे करो, आपकी जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, आपकी चेस्ट जो है ऊपर की तरफ, सांस लेके देखो, जबरदस्ती सांस लो, आपकी जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी, किसकी वजह से, आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना उनकी वजह से जाएगी। जैसे ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करेंगी, अपन इनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, संकुचन करेंगे इनके अंदर, तो ये क्या होंगी, इनके अंदर जो आपकी जो आयतन है वो बढ़ेगा लंग्स के अंदर, कैसे, डोर्सोवेंट्रल बढ़ेगा, है ना, आगे पीछे बढ़ेगा ना। तो आयतन इंटरकोस्टल मसल की वजह से, जो इनको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अंतरा परशुक, आपकी जो पेशी है इनकी वजह से होता है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और जैसे प्रेशर कम होगा तो यहाँ से जो आपकी ये O2 है ये लंग्स के अंदर आती है, तो इस वजह से आपका क्या है, अंतर सप्शन होता है, अंदर सांस इसी वजह से आता है। प्रेशर वॉल्यूम का खेल है, वॉल्यूम बढ़ा दो प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं, डायफ्राम को सीधा कर दो, डायफ्राम जैसे सीधा होगा तो आपकी अग्र पश्च जो अक्ष है, एंटेरो पोस्टीरियर जो एक्सिस है उसके अंदर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका आपका हो जाएगा आपका इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स को अपन संकुचन करेंगे, जैसे इनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका डोर्सोवेंट्रल जो एक्सिस है उसके अंदर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम तो ऑक्सीजन जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे कम प्रेशर यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया अंतःसप्शन की बात। भैया निसप्शन कैसे होगा, निसप्शन कैसे होगा, मतलब सांस अंदर तो ले ली, अब बाहर कैसे कैसे जाएगी, अपने आप बाहर कैसे जाएगी, मैंने कहा बाहर का भी कर लेंगे, आ जाओ, ठीक है। आपने अगर सांस अंदर लेना सीख लिया तो बाहर तो निकाल ही दोगे, कैसे निकलेगा भैया। मैंने कहा कि आपने जब सांस को आपको अंदर लेनी थी तो आपने क्या किया भैया, प्रेशर को हमने कम किया था, तो मैंने कहा बाहर छोड़नी है आपको तो प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है। मैंने कहा पूछो, मैंने कहा आपको कि आपको सांस लेनी थी, अंदर लेनी थी, तो आपने क्या किया, प्रेशर को कम किया था। अब आपको सांस बाहर छोड़नी है तो प्रेशर बढ़ा दो, ये बढ़ाएंगे कैसे। मैंने कहा जब आपने वॉल्यूम को बढ़ाया था तो प्रेशर कम हुआ था, अब वॉल्यूम को कम कर दो प्रेशर बढ़ जाएगा,
वॉल्यूम को कम कर दो, प्रेशर बढ़ जाएगा। भैया वॉल्यूम को कम कैसे करें? मैंने कहा आपने जिस डायफ्राम को सीधा किया था ना, उसको वापस रिलैक्स कर दो और वो वापस डोम शेप का बना दो। जिसको आपने सीधा करके नीचे लाए थे, उसको वापस ऐसे डोम शेप का बना दो। जब आप उसको वापस ऐसे डोम शेप का बनाओगे, तो ये जो है वॉल्यूम कम हो जाएगी। कौन सी एक्सिस में? जो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर आपकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ेगा जी, आपकी नी सब्शन हो जाएगा। और अपन ने क्या किया था? आपकी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, उनके अंदर अपन ने संकुचन किया था और आपकी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस जो है, उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा था। अब क्या करेंगे अपन? इनको रिलैक्स कर देंगे। जैसे ही अपन रिलैक्स करेंगे तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर क्या होगा? आपकी वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, तब की जो है नी सब्शन हो जाएगा। एक मिनट, तब क्या हो जाएगा? नी सब्शन हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? वॉल्यूम कम करेंगे और प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा आपका नी सब्शन हो जाएगा। आपकी जो है श्वास बाहर छोड़ दोगे। ठीक है, अब ये बात तो होगी नॉर्मल, कि आप नॉर्मल सांस ले रहे हो ना। ठीक है, कुछ सोच नहीं रहे सांस के बारे में। सोचते हैं तो अपन ज्यादा लेने लगते हैं ना, तो सोच नहीं रहे हो, बिल्कुल आराम से बैठे हो और सांस अपनी चलती रहती है। ठीक है, बात करेंगे कि आपको जब मन हुआ कि हम जबरदस्ती सांस लें। ठीक है, कई बार होता है मन, है ना, कि जबरदस्ती सांस लें, तो लेते हैं। अपन सांस लेना स्टार्ट करेंगे ना, तो होगा क्या? थोड़ी देर बाद में आपके पेट में जो है ना, थकान से महसूस होने लगती है। करके देख लेना, 1 मिनट आप जल्दी जल्दी सांस लेके देखना, और फिर देखना पेट के अंदर थकान सी महसूस होने लगेगी। क्यों होने लगेगी? क्योंकि जब आप बलपूर्वक श्वसन करते हो, तो उस टाइम पर कौन सी मसल्स काम आती हैं? उस टाइम पर आपकी एब्डोमिनल मसल्स जो है वो काम आती हैं। वापस सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप फोर्सिबल रेस्पिरेशन करते हो, बलपूर्वक आप श्वसन करते हो, तो उस टाइम पर क्या होता है? आपकी एब्डोमिनल मसल्स जो वो काम कर रही होती हैं, और एब्डोमिनल मसल जब काम कर रही होती है, तो वो थकेंगी भी बेचारी। ठीक है, आप तो बलपूर्वक किए जा रहे हो। ठीक है, ऐसे करोगे तो होगा क्या? फोर्सिबल रेस्पिरेशन है जी, बलपूर्वक श्वसन है, और इसकी वजह से क्या होगा? आपका एब्डोमिनल मसल्स हैं वो थक जाएंगे। ठीक है, तो एब्डोमिनल मसल से क्या होता है? फोर्सिबल रेस्पिरेशन होता है। यहां तक ठीक है बात? चलो, अब बात करते हैं स्पायरोमीटर के बारे में। बात करते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, क्या है स्पायरोमीटर? श्वसन आयतन का आकलन करने का एक यंत्र है। ठीक है, श्वसन का जो आयतन है, उसका आकलन करने के लिए स्पायरोमीटर काम में लेते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी है जी? सामान्य जो श्वसन दर है वो कितना है? 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार अपन सांस लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अपना श्वसन दर है वो कितना होता है? 12 से 16 बार का अपना होता है। ठीक है, अब कोई भाई कुछ चुल हो गई, मैं जल्दी जल्दी सांस ले लूंगा, मैं तो 16 बार से ज्यादा ले लूंगा, अरे तो वो फिर वो नॉर्मल नहीं रहा ना, फिर वो नॉर्मल नहीं रहेगा ना। सामान्य की बात करें पर, तो सामान्य तौर पर नॉर्मली जो है आपकी ब्रीदिंग रेट है वो 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर होती है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं यार, ध्यान से सुनना बातों को। श्वसन आयतन और क्षमता दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, श्वसन आयतन और क्षमता दे रखी है, इनको ध्यान से समझना। क्या है इनके बारे में? पहले ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन इंग्लिश में कहते हैं इनको टाइडल वॉल्यूम, शॉर्ट में टीवी कहा जाता है। ठीक है, सामान्य श्वसन। ठीक है, जब आप सामान्य श्वसन कर रहे हो, तो आप कितनी एमएल होता है? वो 500 ml। उसको क्या कहते हैं? जब आप सामान्य श्वसन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका ज्वारीय श्वसन आयतन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ज्वारीय आयतन कहा जाता है जब आप सामान्य श्वसन कर रहे हो। ठीक है, कितना होता है? 500 ml होता है। याद रखना भाई, 500 ml होता है। टीवी कितना होता है? 500 ml होता है। फिर बात करें अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन की। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, शॉर्ट में इसको आईआरवी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? बलपूर्वक आपने अंतः श्वसन किया, मैंने बलपूर्वक क्या किया? जितनी सांस खींच सकता था मैंने, जितनी उतनी खींच ली, बलपूर्वक मैंने सांस ले ली, और उसके बाद में कितना आयतन है उसके बारे में बात होती है। तो 2500 से 3000 ml होता है। आईआरवी अपनी आपकी कितनी होती है? 2500 से 3000 ml होती है। एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछता है और मैच वाले क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? निःश्वसन सुरक्षित आयतन। क्या है? निःश्वसन सुरक्षित आयतन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी कहा जाता है। ये बलपूर्वक निःश्वसन। ठीक है, आपने सांस छोड़ दी, जितना जोर था आपने पूरा लगा के सांस छोड़ दी, और उसके बाद में क्या आपका आयतन बचा है, उसको क्या कहते हैं? 1000 से 1100 ml। ठीक है, फिर क्या है? अवशिष्ट आयतन। फिर क्या है आपका? अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है। आपने जितनी सांस छोड़नी थी ना, उतनी छोड़ दिया आपने, और उसके बाद में भी फेफड़ों के अंदर जो शेष बचा रह गया ना, कि वो आप कितना आप कोशिश कर लिया आपने, वो तो बाहर नहीं निकाल सकते आप। भाई आपकी इच्छा होगी मैं पूरी सांस बाहर निकाल दूं, जितना आपने कोशिश की लिया उतना आपने निकाल भी दी।
लेकिन उसके बाद में भी फेफड़ों के अंदर कुछ वायु बच जाती है, कुछ आयतन बच जाता है हवा का, तो वो कितना होता है, वो आपका 1100 से 1200 ml होता है। तो आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। ये क्यों शेष रह जाती है, आपने जितना जोर लगाना था वो लगा लिया, फिर भी शेष रह गई हवा, क्यों रह गई, इसलिए रह गई क्योंकि पता था ना कि कल को आप बड़े होगे, ऐसी हरकतें करोगे, सांस निकालोगे बाहर, ठीक है। तो अगर पूरा ये हवा निकल जाएगी बाहर, तो आपके फेफड़े वो पिचक जाएंगे, से चिपक जाएंगे आपस में, ठीक है। वो चिपके ना, कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए क्या है, ये हवा जो है उसमें बची रहती है। ये आपकी बस की बात नहीं है इसको बाहर निकालना, ठीक है। चलो, फिर अगला आता है आपका अंतःसंसन क्षमता। ये क्षमता आ गई, कैपेसिटी आ गई, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, शॉर्ट में इसको आईसी कहते हैं। सामान्य निःश्वासन के बाद आपने अपने सामान्य रूप से सांस छोड़ी है, ठीक है, और उसके बाद में बलपूर्वक आपने अंतःश्वसन कर लिया। सामान्य रूप से आपने सांस छोड़ी और उसके बाद में बलपूर्वक आपने क्या कर लिया, अंतःश्वसन कर लिया। इसको क्या कहते हैं, अपने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है, आईसी कहा जाता है। इसमें आपको करना क्या है, टीवी और आईआरवी को जोड़ दो। टीवी कितना था अपना, 500 ml था, ठीक है, और आईआरवी कितना था, 2500 से 3000 था। तो इसको जोड़ दो, 3500 ml आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करें निःश्वसन क्षमता की, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, शॉर्ट में इसको ईसी कहते हैं। ये क्या होता है, सामान्य अंतःश्वसन के बाद बलपूर्वक निःश्वसन करना। सामान्य आपने सांस ली और उसके बाद में आपने बलपूर्वक आपने क्या कर दी, सांस छोड़ दी, ठीक है। तो वो क्या है आपका टीवी और प्लस ईआरवी होता है। टीवी कितना आपका 500, ठीक है, और आपकी ईआरवी कितना होता है आपका 1000 से 1100, तो आपका 1600 हो जाएगा, ठीक है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, ये याद होनी चाहिए आपको सारी, ठीक है, एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अवशिष्ट क्रियाशील क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, शॉर्ट में इसको एफआरसी कहते हैं। सामान्य निःश्वसन के बाद आपने सामान्य रूप से सांस छोड़ी है और उसके बाद में फेफड़ों के अंदर कितनी वायु जो वो शेष रह जाएगी, सामान्य रूप से आपने सांस छोड़ दी, अब मेरे फेफड़ों के अंदर कितनी सांस है, वो आपकी एफआरसी होती है। तो ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी कितनी है 1000 से 1100, और आपकी आरवी कितनी होती है 1200, तो इसको जोड़ दो, कितना है 2200 के आ जाएगा, ठीक है, 2230 हो जाएगा। जैव क्षमता के बारे में बात करते हैं, वाइटल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। क्या है वाइटल कैपेसिटी, शॉर्ट में इसको वीसी कहते हैं। बलपूर्वक निःश्वसन, आपने जितनी सांस जोर लगाना था आपने लगा दी, और उसके बाद में आपने बलपूर्वक अंतःश्वसन कर लिया। जितनी जोर लगाना था आपने सांस छोड़ दी, और उसके बाद में आपने जितनी जोर से खींचना था आपने खींच भी लिया, ठीक है। जोर से छोड़ा आपने सांस और जोर से खींच लिया, तो आपने कितनी वॉल्यूम आपके पास में, टीवी आईआरवी और ईआरवी को जोड़ दो। टीवी आपका 500 होता है, आईआरवी आपका 2500 से 3000 होता है, और ईआरवी आपका 1000 से 1100 होता है। इनको जोड़ दो, आपके पास में वीसी आ जाएगा। फिर बात करें फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट में टीएलसी कहा जाता है। ये क्या है, बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद में वायु कितनी है, मैंने सांस खींचा, तो मेरे फेफड़ों के अंदर कितनी सांस है उसको जोड़ दो। तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी सबको जोड़ दो, आपका जो है टीएलसी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना हो। अब बात करें गैसों का विनिमय कैसा होता है, गैसों के विनिमय के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। तो यहां पर जो आपने सांस लिया अंदर फेफड़ों के अंदर वो जाएगी वायु, ठीक है। तो यहां पर देखो कूपिका है ये, अब यह है कूपिका। कूपिका के अंदर क्या है, PO2 कितना है, PO2 का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का आंशिक दबाव, ठीक है, आंशिक दाब, ठीक है। तो कूपिका के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका आंशिक दाब कितना होगा, PO2 कितनी होती है, 104 mmHg होती है, ठीक है। वापस सुनो ध्यान से कि आपकी जो कूपिका है, जो आपकी एल्वियोलाई है, उसके अंदर ऑक्सीजन का दाब कितना होता है, PO2 होता है 104 mmHg होता है, ठीक है भैया, हमें पता ये बात है। PCO2 जो है वो कितनी होती है, 40 mmHg होती है, ठीक बात है। ये कूपिका की कंडीशन है। कूपिका के अंदर जो वायु होता है उसके अंदर PO2 कितना होता है, 104, और आपकी जो PCO2 कितनी होती है, 40, ठीक बात है। यहां पर जो है आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल है। ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल जो है वो कहां से आ रही है, ये ब्लड वेसल जो है वो रक्त कहां से लेके आ रही है, देखो टिश्यूज के पास में, शरीर के जो ऊतक है वहां से ये ब्लू कलर वाली जो ब्लड वेसल है ये लेके आ रही है, कहां जाएगी, हार्ट के पास में, और हार्ट से कहां जाएगी, लंग्स के पास में। अब इसके अंदर क्या है, ये टिश्यूज के पास से आई है, तो इसके पास में क्या होगा, CO2 होगी। इसके अंदर क्या होगी, CO2 होगी, मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अंदर क्या होगी, CO2 होगी। CO2 क्या करेंगे अपन, देखो इस ब्लड के अंदर CO2 क्या है, अधिक है, ब्लू वाले में क्या है, CO2 अधिक है, और इधर क्या है, O2 अधिक है, ठीक है। देखो इस ब्लड के अंदर क्या है, CO2 की मात्रा क्या है, अधिक है, ठीक है भैया, अधिक है। और यहाँ पर कूपिका के अंदर क्या है, CO2 की मात्रा क्या है, कम है। तो गैस कहां से जाएगी, अधिक से कम की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर कम है, तो ये क्या है, इधर से इधर चली जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी भैया। और यहाँ इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा से कम की तरफ आएगा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा से कम की तरफ ले आता हूँ उसको, ये जो है वो ज्यादा से कम की तरफ आ जाएगी,
ऑक्सीजन इधर आ गई, ठीक है। और जब इस ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर आ जाएगी तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीकृत रक्त हो जाएगा। और ये कौन सी शिरा है, फुफ्फुसी शिरा है, पल्मोनरी वेन है। यहाँ से ब्लड आएगा, हार्ट के पास में जाएगा, हार्ट से घूम के और ये टिश्यूज के पास में जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन किसको देनी है अपन को, किसको देनी है, क्योंकि वो काम करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया था कि ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ होती है, साधारण पदार्थ को एनर्जी के अंदर और CO2 के अंदर तोड़ने के लिए होती है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। इसके अंदर जो रक्त है वो कैसा है, ऑक्सीकृत रक्त है। कौन सा रक्त है, ऑक्सीकृत रक्त। और ऑक्सीकृत रक्त के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होगी भैया ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 95 mmHg होता है। जो आपका ऑक्सीकृत रक्त होता है उसके अंदर PO2 कितना होता है, 95 mmHg होता है। और इसके अंदर PCO2 कितना होता है, 40 mmHg होता है, ठीक है। इस रक्त की बात करिए, कैसा रक्त है, विऑक्सीकृत रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 40 mmHg होगी इस ब्लड के अंदर। और आपका PCO2 45, ध्यान से सुनना, PO2 यहाँ पर कितना था 95, यहाँ पर कितना हो गया 40, यहाँ पर PCO2 कितना था 40, यहाँ पर कितना हो गया 45। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक टेबल भी दे रखी है NCERT के अंदर, तो ये आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। देखो वातावरण के अंदर वायु जो है उसके अंदर आपका जो O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, PO2 कितना होता है 159, ठीक है। वायु कूपिका के अंदर कितनी होती है PO2 104, ये मैं आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। जो आपका अनऑक्सीकृत रक्त है उसके अंदर कितनी होती है, विऑक्सीकृत रक्त बोलो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दो, इसके अंदर 40, PO2 कितनी होती है 40 mmHg। ऑक्सीकृत रक्त के अंदर कितनी होती है 95 mmHg। और उत्तक के पास में 40 होती है, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। PCO2 की बात करें तो वातावरण जो वायु होती है उसके अंदर 0.3 होती है, ठीक है। वायु कूपिका के अंदर 40 होती है, अनऑक्सीकृत रक्त के अंदर 45, ऑक्सीकृत के अंदर 40 और उत्तक के अंदर 45 होती है, ठीक है। चलो अब ये डायग्राम भी आपको ध्यान से देखना चाहिए, NCERT का है, ठीक है। ये क्या है आपकी कूपिका, ये क्या है आपकी कूपिका है जी, ठीक है। और ये क्या है, नीचे रक्तवाहिका जा रही है, ये क्या है रक्तवाहिका जा रही है, इधर से रक्त आ रहा है, इधर से निकल रहा है रक्त, ठीक बात है। चलो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में बता दिया था। यहाँ पर जो एक कूपिका है ना, ये जो कूपिका है इसकी कूपिका भित्ति के शल की उपकला, ये किसका क्या है, एपिथेलियम है। कूपिका की क्या है, एपिथेलियम है। ये वाली जो ये क्या है, कूपिका की एपिथेलियम है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रक्त वाहिका है इसकी ये जो दीवार है इसको क्या कहेंगे अपन, ये इसकी क्या है, अंतःकला है, मतलब इसकी एंडोथीशियम है। ये इसकी क्या है, एपिथेलियम, और इसी क्या है, ये एंडोथीशियम, ठीक है। मतलब दो दीवारें हो गई, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से CO2 को इधर से इधर जाने के लिए और O2 को इधर से इधर आने के लिए कितनी दीवारें पार करनी पड़ेंगी, एक दीवार तो इसकी हो गई, किसकी, आपकी एल्वियोलाई कूपिका की होगी, एक दीवार आपकी रक्तवाहिका की होगी। और इन दोनों दीवारों के बीच में क्या होता है आपका, ये देखो आपको येलो कलर में दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है पता नहीं, लेकिन ये येलो कलर में आपको इन दोनों के बीच में जो भरा हुआ है इसको क्या कहते हैं, आधारीय तत्व कहते हैं। तो यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से यहाँ आएगी तो उसको 3 दीवारें पार करनी होंगी, एक आपकी कूपिका की, एक बीच में आधारित तत्व का, और फिर बीच में आपकी क्या आ जाएगी, रक्त कोशिका की एंडोथीशियम आ जाएगी, ठीक है। अब बात करें गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है, ये सारी बातें तो भैया हमने कर ली। अब गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है भैया, ऑक्सीजन आपकी जो है वो कहाँ आएगी, फेफड़ों के अंदर चली गई, कूपिका के पास में चली गई। अब ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक कैसे जाती है वो हमें बताइए, और CO2 जो है वो टिश्यूज से आपके फेफड़ों तक कैसे आती है वो हमें बताइए, ठीक है। मैंने कहा आज बताते हैं। तो गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करते हैं। O2 का परिवहन कैसे होगा, CO2 का परिवहन कैसे होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो ऑक्सीजन और आपका जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, आरबीसी के अंदर क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन, एक मिनट आपको बताता हूं। आरबीसी के अंदर क्या है आपका HB, ठीक है। तो ऑक्सीजन और जो आपके HB है ना, हीमोग्लोबिन, ये कैसे है, एक बबीता जेठालाल नहीं है, कैसे है बबीता जेठालाल, जहां जहां बबीता होगी वहां वहां जेठालाल होगा, ठीक है। कंफर्म है ये बात। तो वैसे ही जहां जहां HB होगा ना वहां वहां ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। तो HB को मानो ये क्या है, बबीता है, और आपका O2 क्या है, ये जेठालाल है। तो जहां जहां HB होगा वहां वहां आपका जेठालाल O2 होगा। तो जो आपकी ऑक्सीजन का जो परिवहन, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, 97% जो ऑक्सीजन है वो आपकी आरबीसी जो आपकी जो HB है, हीमोग्लोबिन जो है उस पे बैठ के निकल जाती है जी, ठीक है। उसके साथ में बंध के वो चली जाती है। आपकी जो आरबीसी है वो किस प्रकार की होती है, आरबीसी का कुछ शेप जो है वो इस प्रकार का होता है। यहाँ पर क्या आपकी ऑक्सीजन जो है वो बैठ जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। चलो जो 97% है वो तो आरबीसी की जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में बंध के चली जाती है। 3% बच गई ऑक्सीजन, वो कैसे प्लाज्मा के अंदर घुल के चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन परिवहन इस प्रकार से होता है। CO2 की बात करें तो CO2 परिवहन जो है 70% जो बाइकार्बोनेट के रूप में जाता है। 70% किसके रूप में जाता है, बाइकार्बोनेट के रूप में जो है उसका परिवहन होता है 70% जो आपकी CO2 है।
और 20 से 25% जो CO2 है उसका कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनता है। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में वो है ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है। 7% जो वो प्लाज्मा के अंदर घुली अवस्था के अंदर घुल के प्लाज्मा के अंदर और फिर जाती है। तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 97% जो है वो ऑक्सीजन जो आपकी प्लाज्मा एचबी से जाती है, 3% आपकी सॉरी आरबीसी एचबी से जाती है और आपकी 3% आपकी प्लाज्मा से जाती है। CO2 परिवहन की बात करें तो 70% आपकी बाइकार्बोनेट, 20 से 25% कार्ब अमाइनो और 7% आपकी प्लाज्मा के अंदर घुले अवस्था के अंदर जाती है। क्या तक बात क्लियर है? अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भैया ये 70% जो आपकी बाइकार्बोनेट के रूप में किस प्रकार से जाती है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में भी, इसको अपन और अच्छे तरीके से समझते हैं और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। टिश्यूज के पास में क्या बनता है जी? CO2 बनती है भैया। टिश्यूज के पास में क्या बनता है? CO2। भैया तो आपने स्टार्टिंग में बता दिया था कि साधारण पदार्थ को तोड़ेंगे एनर्जी प्लस और CO2 में टूटेगा, तो वहां पर क्या बनेगी? CO2 बनती है। तो CO2 तो बन गई, ठीक है। और यहां पर क्या होता है? यहां पर रक्त के अंदर अरे H2O तो होता ही है, ठीक है। CO2 प्लस H2O प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? H2O। CO2 और H2 आपस में जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे? H2CO3 बनाएंगे जी। क्या बनाएंगे? H2CO3। H2CO3 बन गया और एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम वो क्या करेगा? इस H2CO3 को किसमें तोड़ेगा? HCO3 नेगेटिव प्लस H प्लस के अंदर तोड़ेगा। क्यों तोड़ता है? तो टिश्यूज के पास में ये रिएक्शन कहां चल रही है? टिश्यूज के पास में चल रही है। तो यहां पर क्या है? PCO2 अधिक होती है। क्या होती है? PCO2 अधिक होती है। तो क्या करेगा? H2CO3 को कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो HCO3 नेगेटिव के अंदर तोड़ देगा। अब ये HCO3 नेगेटिव जो है वो ब्लड के अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा और घूमता घूमता कहां पहुंच जाएगा? एल्वियोलाई के पास में से पहुंचेगा। रक्त तो घूम ही रहा है ना, रक्त के जो के अंदर ये क्या है? HCO3 नेगेटिव था, ठीक है। HCO3 नेगेटिव जैसे ही कहां पहुंचेगा आपका एल्वियोलाई के पास में पहुंचेगा तो क्या होगा? ये वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस H2CO3 को किसमें तोड़ देगा? CO2 और H2O के अंदर तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा? CO2 और H2O के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहां पर जो है CO2 जो है, CO2 जो है वो तो कहां चली जाएगी? एल्वियोलाई के पास में चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी, लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। और H2O जो है वो पानी में रह जाएगा, H2O जो है वो ब्लड के अंदर रह जाएगा। पश्चिम ध्यान से, टिश्यूज ने CO2 बनाई, वहां पर H2O मौजूद था, दोनों ने मिलकर H2CO3 बनाया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। फिर ये कहां चला गया? आपकी एल्वियोलाई के पास में, जैसे ही वहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज बैठा था उसने इसको कन्वर्ट किया किसमें? H2O और CO2 के अंदर कन्वर्ट किया। CO2 जो वो एल्वियोलाई के पास में चली गई, एल्वियोलाई से वो बाहर निकल जाती है और H2O जो पानी है वो रह जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कार्बोनिक एनहाइड्रेज के रूप में इसकी सॉरी बाइकार्बोनेट के रूप में 70% जो आपकी CO2 उसका परिवहन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। कि यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, क्या ग्राफ है, क्या इसको दर्शाता है? ये रेड कलर वाली लाइन को देखना, रेड कलर वाली लाइन को देखना, ठीक है। ये ऑक्सीजन वियोजन कर्व है, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है। पहले तो इसका शेप पूछता है, पहले तो क्या पूछता है? शेप पूछता है। शेप कैसा होता है इसका? सिग्मोइड। कैसा होता है? एस शेप का होता है, सिग्मोइड, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, यहां पर कुछ कारक लिख रखे हैं, ठीक है, और यहां पर कंडीशन दे रखी है, और ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा, टिश्यूज के अंदर क्या होगा। तो मैंने कहा कि एल्वियोलाई के पास में क्या होता है? एल्वियोलाई के पास में भैया ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ में बंधेगी, ठीक है। एल्वियोलाई के पास में क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या होगा? बंधन होगा। टिश्यू को क्या चाहिए? वो ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और एचबी जो आपकी बंधी थी उनका बंधन हुआ था, यहाँ पर टिश्यूज के पास में आके वो ऑक्सीजन और आपकी जो एचबी वो अलग अलग हो जाएंगी। ऑक्सीजन कौन काम में लेगा? टिश्यूज काम में ले लेगा, ठीक है। अभी कैसे होता है ध्यान से देखना। कुछ फैक्टर्स अपने पास है, PO2 जो आपकी एल्वियोलाई होती है वहां पर क्या होता है? PO2 क्या होता है? हाई होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है, मतलब ऑक्सीजन वहां पर अधिक होती है। तो ऑक्सीजन अधिक होगी तो HB और O2 का बंधन होगा, ठीक है। PCO2 कम होना चाहिए, ठीक है। PCO2 कम होना चाहिए किसके लिए? HB और O2 के बंधन के लिए PCO2 जो वो उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। अगर PCO2 बढ़ जाएगा तो यार HB और O2 बंध नहीं पाएंगे, इसलिए क्या है? PCO2 कम होनी चाहिए। H प्लस की मात्रा भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। किसके लिए? HB और O2 के बंधन के लिए आपके जो H प्लस है वो भी कम होना चाहिए, मतलब एसिडिक नेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर, तापमान जो है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है किसके लिए? आपको एग्जाम पूछ लेगा कि HbO2 आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसको बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो आपको पहले क्या बतानी है कि भैया PO2 तो हाई होना चाहिए, बाकी आपका PCO2 H प्लस आपकी टेम्परेचर ये सारी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। फिर बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसको क्या होना चाहिए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अपन को तोड़ना है, कहां पर तोड़ेंगे अपन? टिश्यूज के पास में। क्यों तोड़ना है? क्योंकि अपन को ऑक्सीजन किसको देनी है? टिश्यूज को देनी है। तो यहाँ पर इसके वियोजन के लिए क्या क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए तोड़ने के लिए, तो
PO2 क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। PO2 क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। PO2 कम होगी तभी तो टूटेगा ना, वरना तो टूट ही नहीं पाएगा। और आपकी PCO2 अधिक होनी चाहिए, H+ अधिक होना चाहिए और आपका टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक, ये जो आपका ब्लू वाला जो आपका जो आपका कर्व दिखा रखा है, ये किसको दर्शाता है, ये आपका Hb और O2 के बंधन को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला जो आपका जो कर्व है वो किसको दर्शाता है, ऑक्सीजन और Hb के वियोजन को दर्शाता है। ठीक, अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीकृत रक्त जो है वो कितनी ऑक्सीजन को लेके जाता है, प्रत्येक 100 ml ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आपको एग्जाम पूछ लेगा कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कितनी ml ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो 5 ml ऑक्सीजन को लेके जाता है। वापस सुनो ध्यान से, 100 ml ऑक्सीकृत जो रक्त होता है वो 5 ml ऑक्सीजन को लेके जाता है। वही मैं बात करूं, प्रत्येक 100 ml विऑक्सीकृत डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कितनी CO2 को ले जाता है, 4 ml CO2 को लेके जाता है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीकृत रक्त 5 ml O2, प्रत्येक 100 ml विऑक्सीकृत रक्त 4 ml CO2। ठीक है, अब बात करेंगे सब्शन का नियमन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे, ये आपका जो सब्शन है उसका नियमन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो यहाँ पर एक सेंटर होता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, खोपड़ी के अंदर। ठीक है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है सब्शन लेग के अंदर। लोकेशन क्या है इसकी, मेडुला रीजन के अंदर होता है। कहां होता है, मेडुला रीजन के अंदर क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, हिंदी में इसको कहते हैं सब्शन लेग के अंदर ये मौजूद है। एक है यहाँ पर न्यूमोटेक्सिक सेंटर भी मौजूद होता है। एक क्या होता है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर का नाम की भी एक चीज होती है जो कहां पाया जाता है, पोन्स रीजन के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पोन्स रीजन के अंदर, हिंदी में कहते हैं इसको श्वास प्रभावी केंद्र कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ रसोस्वेदी केंद्र भी पाए जाते हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ संवेदी संरचनाएं भी पाई जाती है, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, ओर्टिक आर्क महाधमनी चाप के अंदर, और आपकी जो ग्रीवा आपकी धमनी है कैरोटिड आर्टरी, इनके अंदर भी आपकी कुछ संवेदी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, यहां तक आपको पता लग गया कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अब देखना, आपका जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है इसको मान लो आपको क्या करवाना है, सांस को कम ज्यादा करवाना है, तो किसको ऑर्डर देगा, ये ऑर्डर देगा किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ऑर्डर देगा। ठीक है, जो कि मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है आपकी सांस को कम ज्यादा करवाता है। ठीक, फिर क्या है आपका संवेदी संरचना है। ठीक है, संवेदी संरचना है, एक गांव होती है एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के अंदर होती है। ये क्या करेंगी, जैसे ही रक्त के अंदर CO2 बढ़ेगा, जब रक्त के अंदर CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और H+ बढ़ जाएंगे, CO2 और H+ बढ़ जाएंगे, तो ये जो रिसेप्टर ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक्टिवेट होकर किसको ऑर्डर देंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ऑर्डर देंगे कि भैया CO2 और H+ बढ़ चुके हैं, आप जल्दी से सांस लीजिए और इनको आप नॉर्मल कीजिए कंडीशन को। एक होते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया, कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं रसोसंवेदी केंद्र होते हैं। ये जैसे CO2 और H+ बढ़ती है, जब CO2 और H+ बढ़ेंगे तो ये भी किसको ऑर्डर देंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ऑर्डर देते हैं, और क्या कहते हैं कि आप इसको कम कीजिए। ठीक है, सांस लीजिए जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस की, यहाँ पर CO2 की बात हुई, H+ की बात हुई। ठीक है, CO2 की बात हुई, H+ की बात हुई, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन की बात नहीं हुई। मतलब क्या है कि श्वसन के नियमन के अंदर ऑक्सीजन की भूमिका नहीं होती, ऑक्सीजन की भूमिका नहीं होती। CO2 बढ़ेगा तो क्या है, अपना जो है सब्सटेंस के अंदर जो है जो आपका रिदम सेंटर है वो काम करने लगेगा, और वो है जो उसको रेगुलेट करेगा। H+ बढ़ेगा तो भी वो काम करेगा, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई लेखा जोखा नहीं है, तो सब्सटेंस के लिए कि नियमन के अंदर ऑक्सीजन की भूमिका नहीं होती है। चलो, अब कुछ सब्सटेंस के विकार है। पहला आपका दमा, इसको एस्थमा कहते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसको एजमा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अस्थमा ही अपन ने तो सुना भाई। ठीक है, अस्थमा, अस्थमा में सब्सनी और सब्सनिकाओं की शोथ के कारण, सब्सनी और आपकी जो सब्सनिका है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के इन्फ्लामेशन के कारण, शोथ के कारण क्या हो जाता है, श्वसन के समय गड़गड़ाहट की आवाज आती है और सांस लेने में कठिनाई आने लगती है। इसके अंदर सब्सनी शोथ, ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करते हैं, तो ये सब्सनी की शोथ होती है, और इसके विशेष लक्षण क्या है, सब्सनी में सूजन आना, जलन होना, इससे लगातार क्या है, खांसी आती रहती है। ठीक है, फिर क्या वातस्फीति या फिर एम्फाइसेमा इंग्लिश में कहते हैं, ये सिगरेट बीड़ी पीने वालों को होती है। एक चिरकालिक रोग है ये, जिसमें कूपिका जो है उसकी भित्ति जो वो अस्थिग्रस्त हो जाती है, जो आपकी कूपिका है एल्विलाई जो है उसकी जो दीवारें वो अस्थिग्रस्त हो जाती है, और उसका जो पृष्ठ क्षेत्र है वो कम हो जाता है, जिससे जो विनिमय जो सतह है वो घट जाती है, और धूम्रपान इसका क्या है, मुख्य कारण मैंने बताया, बीड़ी सिगरेट वाला। व्यावसायिक श्वसन रोग, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिजीज जो है, ये वो होती हैं जिनके अंदर कुछ लोग ऐसी फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे होते हैं जहां पर धूल मिट्टी जो है वो लगातार उड़ रही होती है। जैसे सीमेंट फैक्ट्री की अपन बात करें तो वहां पर जो स्टोन ग्राइंडिंग चलती रहती है, पत्थर को पीसने का काम चलता रहता है। तो ऐसे फैक्ट्री के अंदर अगर बिना मास्क, प्रोटेक्टिव मास्क के बिना काम किया जा रहा है,
तो वो जो है मिट्टी के कण जो लगातार जो है उनकी बॉडी में जाते रहते हैं और वो लंग्स के अंदर जाते रहते हैं। उसकी वजह से कुछ व्यावसायिक जो सफिशिएंट रोग हैं वो होते हैं और उसकी वजह से इसलिए क्या है ये हिदायत है कि सबको मास्क पहनना चाहिए जो ऐसी फैक्ट्रीज ऐसी जगहों पर काम करते हैं। इसी के साथ अपना चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।